गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। हमने इस टॉपिक में ये देखा था कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को 3 चरणों में बांटते हैं। पहला चरण होता है इसका परानिस्यंदन, इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा जो अपना स्टेप था वो था पुनरावशोषण, और तीसरा जो अपना स्टेप था वो था स्त्रावण। ये 3 चरणों में हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था परानिस्यंदन, जो आप लास्ट वाले वीडियो में देख सकते हो। अब अपन चालू करते हैं आज का जो टॉपिक का, वो है पुनरावशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन में होता क्या है पहले समझिए। तो जो अपना ये नेफ्रॉन का डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन की नलिकाओं में जो ग्लोमेरुलर निस्पंद यहाँ से छनकर जो आएगा, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ से छनकर जो पदार्थ अंदर आएंगे, उन पदार्थों का 99% कितना 99% वापस क्या आता है, रक्त में अवशोषित हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुनरावशोषण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके। सिंपल सा लॉजिक था कि जो मटेरियल रक्त नलिकाओं के द्वारा छनकर इसमें आएगा और इससे आगे जाएगा, तो उसको वापस क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना, रक्त में डाल देना, पुनरावशोषण कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पुनरावशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य तौर पर सक्रिय अभिगमन के द्वारा होती है। अब सक्रिय अभिगमन का नया शब्द आ गया, क्या होता है देखो, कि सक्रिय अभिगमन जब किसी ट्रांसपोर्टेशन, किसी का परिवहन करने के लिए किसकी आवश्यकता हो, ऊर्जा, किसकी आवश्यकता हो, ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें ऊर्जा मिलती है कहाँ पर, किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है, श्वसन क्रियाओं के द्वारा। तो ये होता है सक्रिय अभिगमन के द्वारा। ठीक है, और अधिकांश अवशोषण इसमें कहाँ होता है, पीसीटी। देखो, ये आपने डायग्राम की बात की थी, ये होता है इसका कौन सा, ग्लोमेरुलस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग ये होता है इसका, देखो ये तो होता है ग्लोमेरुलस। ये वाला पोर्शन क्या होता है इसका, पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये यू वाला भाग दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हेनले का लूप। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और लास्ट में आ गया कौन सा, ये संग्राहक नलिका। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं डायग्राम के अंदर कि कौन से भाग में किस पदार्थ का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप कि जो अपना कौन सा वाला पार्ट है, ये जो पीसीटी वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट से कौन कौन से, बाइकार्बोनेट, HCO3, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर है जल, फिर होता है पोटेशियम आयन। ये सारे पदार्थ कौन से भाग से, इस पीसीटी वाले समीपस्थ कुंडलित नलिका से अवशोषित होते हैं। और इसमें रक्त से क्या मिल जाते हैं वापस, इसमें मिल जाता है हाइड्रोजन आयन, और साथ में मिल जाता है एमिनो ग्रुप, अमोनिया आकर इसमें मिल जाता है। तो पीसीटी के अंदर किसका अवशोषण हुआ, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट का हुआ, सोडियम क्लोराइड का हुआ, जल का हुआ, पोटेशियम का हुआ। ये तो कहाँ एब्जॉर्ब हो गए, ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए, और ये आकर यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। ये आ गया अपना कौन सा, लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। अब हेनले के लूप के 2 भुजाएं होती है, अपने संरचना में पढ़ा था। ये तो होती है कौन सी, अवरोही भुजा, और ये होती है कौन सी, आरोही भुजा। ये वाली चौड़ी वाली, पतली वाली होती है अवरोही, और चौड़ी वाली होती है आरोही। तो जो अवरोही भुजा होती है, इसके द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जल इससे क्या करता है, बाहर निकल जाता है। फिर ये मटेरियल कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मिलेगा, क्या मिलेगा, यूरिया। यूरिया आकर मिक्स हो जाएगा
और सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाता है। सोडियम क्लोराइड इससे बाहर निकल गया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इससे भी बाहर निकल जाता है रेगुलर, क्योंकि सोडियम क्लोराइड शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो रेगुलर सोडियम क्लोराइड का मुख्य रूप से क्लोराइड आयनों का जो अवशोषण होता है वो किसमें होता है, हेनले के लूप के अंदर हो जाता है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो आगे कुंडलित नलिका आ गई, कौन सी, डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इसके अंदर भी किसका होता है, वही सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के साथ में किसका होता है, जल का। जल के साथ में होता है वही बाइकार्बोनेट जो पीसीटी में हुआ था, सेम वो पदार्थ इससे जो यहाँ हुए थे वही पदार्थ यहाँ अवशोषित होते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन आयन और अमोनिया आया था, तो यहाँ पर पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, ये इस पीसीटी में डीसीटी में आ जाते हैं, दूरस्थ नलिका में, और यहाँ से इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया चालू होती है। और फिर लास्ट में जो संग्राहक नलिका होती है, इसमें से भी अंत में आते आते अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। तो डायग्रामेटिक आपको समझ में आया। वापस देखिए कि जैसे ही अपन कहाँ आते हैं, पीसीटी में आते हैं, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका में आते हैं, तो इस क्षेत्र में बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, जल, पोटेशियम आयन, इनका अवशोषण होता है। और इसमें आकर कौन मिल जाता है, हाइड्रोजन आयन और अमीनो ग्रुप है, अमोनिया है, वो आकर इसमें मिल जाते हैं। फिर यहाँ से पदार्थ कहाँ आएंगे, ये आएंगे हेनले के लूप में। हेनले के लूप की दो भुजाएं होती है, एक तो दिख रही होगी आपको पतली भुजा, एक होती है चौड़ी भुजा। पतली भुजा को कहते हैं अवरोही भुजा और चौड़ी भुजा को कहते हैं आरोही भुजा। तो अवरोही भुजा में जल का अवशोषण होता है और इसके अंदर मुख्य रूप से क्लोराइड आयनों का, यानी सोडियम क्लोराइड आयनों का उत्सर्जन अवशोषण होता है। और इसमें आकर शरीर के भीतर से रक्त वगैरह से यहाँ से यूरिया आकर इसमें मिलता जाता है। फिर वो क्षणित आगे जाएगा, आगे जाते कौन सी नलिका आ गई, दूरस्थ नलिका। तो दूरस्थ नलिका में सोडियम क्लोराइड, जल और बाइकार्बोनेट ये बाहर निकल जाते हैं और इसमें क्या मिल जाते हैं नलिका में, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ये आकर इसमें मिलते जाते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर इन पदार्थों का अवशोषण हो गया। और फिर यहाँ से निकल जाएगा, संग्राहक नलिका में आएगा। संग्राहक नलिका में जल का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता रहता है। तो अतिरिक्त पदार्थ, अतिरिक्त जल का संग्राहक नलिका में हो गया, हेनले के रूप में मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड का हो गया, और पीसीटी और डीसीटी में मिनरल्स का अवशोषण हो जाता है। समझ में आ गई बात आपको। अब शुरू करते हैं आगे। तो जल का जो अवशोषण होता है वो हमेशा इसके अंदर, जैसे अपन बात की सक्रिय अभिगमन, सक्रिय अभिगमन, तो आपने देखा कि सक्रिय अभिगमन के द्वारा किसका, आयनों का, इनका अवशोषण होता है, मिनरल्स का। और जो निष्क्रिय अभिगमन है, निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन बन गया सक्रिय अभिगमन के द्वारा, तो जितने भी मिनरल्स आपको दिख रहे हैं इन सब का अवशोषण होता है सक्रिय अभिगमन के द्वारा, और जो जल का होता है वो निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा अवशोषण होता है। ठीक है। अब जो जितने भी पदार्थ हैं इनका जो अवशोषण है ये इनकी देहली मान के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, देहली मान, देहली मान के अनुसार होता है। अभी देहली मान क्या होता है, तो सबसे पहले देहली मान की परिभाषा समझते हैं। तो किसी भी पदार्थ का दोनों वृक्कों द्वारा अधिकतम अवशोषण, ह्यूमन के अंदर कितनी किडनी होती है, वृक्क होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। इन दोनों वृक्क के द्वारा किसी पदार्थ का अधिकतम जो अवशोषण होता है, क्या कहा मैंने, किडनी के द्वारा अधिकतम अवशोषण किसी पदार्थ का होता है, तो वह जो मात्रा होती है, अवशोषित मात्रा, वह उस पदार्थ की क्या कहलाती है, देहली मान या वृक्क अवसीमा कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई क्या, कि मानव के अंदर, मानव की बात कर रहे हैं, तो मानव में वृक्क कितने हैं, 2 वृक्क हैं। तो 2 वृक्कों के द्वारा किसी पदार्थ, सपोज करो जल है, तो जल की अधिकतम अवशोषित मात्रा को क्या कहते हैं, जल के लिए बात करेंगे तो जल की अधिकतम अवशोषित मात्रा को क्या कहेंगे, वृक्क अवसीमा या जल की देहली मान कहा जाता है। ठीक है, तो इस अवशोषण पदार्थ के आधार पर, तो ये पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, इनको 3 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा, एक होता है उच्च देहली पदार्थ, उच्च देहली, दूसरा होता है निम्न देहली,
और तीसरा होता है अदेहली। उच्च देहली मतलब जिनकी सबसे अधिक मात्रा में अवशोषण किया जाता है, ऐसे पदार्थ जिनका सबसे अधिक या लगभग पूरा का पूरा अवशोषित कर लेते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ हैं ऐसे? तो ऐसे पदार्थ है ग्लूकोज, फिर है एमिनो एसिड और फिर है विटामिन। कौन कौन से? ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया और विटामिन हो गया। इनका संपूर्ण अवशोषण कर लिया जाता है। फिर आता है निम्न देहली पदार्थ यानी कम मात्रा में, जैसे यूरिया, थोड़ी बहुत यूरिया हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। फिर है क्रिएटिन, फिर होता है क्रिएटिनिन, ये यानी पदार्थ हैं। और फास्फेट, ये वो पदार्थ हैं जिनको कम मात्रा में अवशोषित किया जाता है। और तीसरा होता है अदेहली पदार्थ जिनको बिल्कुल भी अवशोषित नहीं किया जाता, जैसे है कौन सा? यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया किसके आधार पर? अवशोषण के आधार पर पदार्थ कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। उच्च देहली पदार्थ, निम्न देहली पदार्थ, अदेहली पदार्थ। उच्च देहली पदार्थ कौन से होते हैं? जिनका संपूर्ण अवशोषण होता है। निम्न देहली पदार्थ जिनका कम मात्रा में होता है। और अदेहली पदार्थ कौन से होते हैं? जिनका जैसे बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता, जैसे यूरिक अम्ल वगैरह। तो ये हैं कौन से? देहली और अदेहली पदार्थ। तो आपने देखा उच्च देहली पदार्थ हो गए थे। तो ये हो गया, क्या हो गया? पुनरावशोषण, यानी कौन से पदार्थ का कहाँ अवशोषण हुआ, कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया। पदार्थ की कैटेगरी आपको बता दी। अब अगला चरण आता है, वो आता है स्त्रवण, कि स्त्रवण की प्रक्रिया क्या होती है। तो क्या होता है देखो, रक्त में से कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे रंगा पदार्थ कैसे होते हैं? पिगमेंट, जिनका विशिष्ट रंग होता है, ये पदार्थ। साथ में क्या आएंगे? कुछ औषधियाँ, दवाइयाँ जो अपन ग्रहण करते हैं, ये औषधियाँ हो गई। इसके अलावा क्या आ गया? यूरिक अम्ल जो अदेहली पदार्थ है। इसके अलावा हिपुरिक अम्ल होता है, हिपुरिक अम्ल। ये पदार्थ जो हैं ये हानिकारक होते हैं और ये इसके भीतर, इसके द्वारा छन नहीं पाते, वापस क्या होती है? रीअब्जॉर्ब नहीं होते। तो इन पदार्थों को क्या करते हैं? हेनले के लूप और समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं द्वारा क्या करते हैं? सक्रिय अभिगमन यानी ऊर्जा का उपयोग करके क्या कर देते हैं? इनको इस नलिका के अंदर, इसके भाग के द्वारा यहाँ छोड़ दिया जाता है। और यहाँ छोड़ने के बाद में क्या होता है? क्या करता है? ये पदार्थ यहाँ इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद में यहाँ से फिर मूत्र वाहिनी के अंदर से होते हुए ये ब्लैडर में आ जाएंगे, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएंगे। बात समझ आ गई? तो देखो क्या हुआ यहाँ पर। तो सक्रिय अभिगमन द्वारा वृक्क की जो नलिकाएं होती है, इसकी गुहा में इन हानिकारक पदार्थों का जो क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इस घटना को नलिकीय स्त्रवण कहते हैं। एक वर्ड कौन सा आ गया? नलिकीय स्त्रवण, यानी हानिकारक पदार्थों को सक्रिय अभिगमन द्वारा वृक्क नलिकाओं में मुक्त करना नलिकीय स्त्रवण कहलाता है। तो इस प्रकार से हानिकारक पदार्थ अब कहाँ आ गए? इसमें आ गए, यहाँ से फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था अपना मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। नोट्स मैंने आपको इसके पहले भेज ही दिए हैं, उसमें सारी बातें क्लियर हो गई है। वापस आप इसको पढ़ना, नोट्स को स्टडी करना। तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसमें मैसेज के थ्रू आउट मुझे बता देना। तो कहने का मतलब क्या था कि परानिस्यंदन क्रिया के अंदर क्या हुआ? यहाँ इस भाग में छनने वाली प्रक्रिया होती है। छनकर पदार्थ क्या करते हैं? इस नलिका में आते हैं और वो आवश्यक और अनावश्यक दोनों पदार्थ आते हैं। तो उन पदार्थों को, आवश्यक पदार्थों को वापस खींचना, वापस अवशोषित करना क्या कहलाता है? पुनरावशोषण। और पुनरावशोषण के बाद में हानिकारक पदार्थों को कहाँ लगा छोड़ देना? संग्राहक नलिका में। स्त्रवण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये था अपना मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। समझ में आ गई होगी आपको। अब इसका लास्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा रोग, जो अपन अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए, समझिए। हाँ, टेस्ट के लिए सिलेबस आपको चैट डाउट सेक्शन में आ जाएगा आपका, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। पिछली बार आपका बॉटनी का पोर्शन का टेस्ट हुआ था, इस बार जूलॉजी पोर्शन का होगा। ठीक है, ओके।